नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मुंबई की हवा आज थोड़ी सुधरी है, लेकिन अब भी दिल्ली की तुलना में इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। ये सुनने में हैरानी ज़रूर होती है कि दिल्ली और एनसीआर, जहां की हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित मानी जाती है, वह गुणवत्ता में मुंबई से थोड़ी बेहतर है। केवल मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे, चेन्नई और अहमदाबाद की हवा भी दिल्ली की तुलना में खराब हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह जो आंकड़े आए हैं, उनके मुताबिक मुंबई में आज सुबह AQI 166 रहा, जबकि बुधवार को ये 199 था। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का AQI आज 115 रहा, जबकि बुधवार को ये 129 था। जमीन से आसमान तक प्रदूषण फैला है। पारा 36 पार है, पर धुंध की चादर में मुंबई लिपटी है। प्रदूषण के मामले में मुंबई ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। हर तरफ चल रहा कंस्ट्रक्शन और 34 से 36 डिग्री में तपती गर्मी के बीच आर्थिक राजधानी मुंबई में बीते 3 दिनों से हवा की क्वालिटी का स्तर यानी AQI मध्यम से खराब श्रेणी में देखने को मिल रहा है। इस दौरान मुंबई और आसपास के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में अंधेरी, मझगांव, नवी मुंबई में AQI 300 के पार रहा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर इंडिया के अनुसार मुंबई में गुरुवार सुबह AQI लेवल 166 दर्ज किया गया तो दिल्ली में 117। बुधवार शाम 6 बजे मुंबई में इसका स्तर 143 था, जबकि दिल्ली में 122। मुंबई का AQI मंगलवार को 113 था तो दिल्ली का AQI 83। हाल ये था कि बुधवार को धुंध के कारण मुंबई उपनगरीय नेटवर्क की मुख्य लाइन पर लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट तक देरी से चल रही थी। IMD के निदेशक सुनील कांबले बताते हैं कि इस साल बारिश का जल्दी खत्म होना, उसके कारण मिट्टी का बिल्कुल सूखना, परियोजनाओं से उड़ती धूल और बढ़ा ट्रैफिक, ये जहरीली हवा का मुख्य कारण है। मानसून मुंबई से विड्रॉ हो गया, टोटल महाराष्ट्र से विड्रॉ हो गया 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को मानसून विड्रॉ होने के बाद विंड पैटर्न में बदलाव आता है। जो साउथ वेस्टर्ली विंड है वो पैटर्न चेंज होकर ईस्टर्ली विंड्स बन जाते हैं, और ईस्टर्ली विंड्स जो सवेरे के टाइम बहुत काम विंड्स होते हैं। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं एनवायरनमेंट में, जो भी बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, लूज सॉइल, ड्राई सॉइल के वजह से, तो इसके वजह से सस्पेंडेड पार्टिकल थोड़े ज़्यादा देर तक अपने एनवायरनमेंट में सस्पेंडेड रहते हैं। इसलिए मॉर्निंग टाइम में और 2 दिन काम विंड होने के कारण थोड़ा सा जो हमारा AQI इंडेक्स है वो पुअर कैटेगरी में गया था। अभी अक्टूबर में इस तरह का पैटर्न हमने देखा है इससे पहले? हुआ है। ओके, ऐसे हमने देखा है कि पुअर कैटेगरी में भी अक्टूबर में ऐसे AQI जाता है। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने माना कि शहर में वायु प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन कहा कि ये रासायनिक नहीं बल्कि शहर में मेट्रो, पुलों के साथ साथ रियल एस्टेट परियोजनाओं के कारण धूल का प्रदूषण है और अधिकारी इसे रोकने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। मेट्रोची कामं चालू आहेत, ब्रिजेसची कामं चालू आहेत, अंडरग्राउंड मेट्रोची चालू आहेत, रियल इस्टेटची चालू आहे। रोड, मेट्रो जैसी विकास परियोजनाओं के चल रहे कार्यों से शहर में प्रदूषण हो रहा है। ये केमिकल नहीं बल्कि धूल प्रदूषण है। उपाय ढूंढ रहे हैं, जैसे ठाणे में है वैसी एंटी स्मॉग गन लाएंगे ताकि धूल खींच ले मशीनें। काम कर रहे हैं। कंट्रोल करायचं आता आम्ही हे करतोय। ठाण्याला आता फॉगिंग गन्स बसवलेले आहेत, मुंबईला तशा बसवता येईल का, किंवा त्याला दुसरा इलाज असतो की त्याला मशीन्स मिळतात जे ॲब्झॉर्ब करून घेतात धुलीकण, तसं करता येईल का? कोस्टल रोड, मेट्रो, सड़कों जैसी परियोजनाएं अलग अलग संस्थाएं संभाल रही हैं। पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था पर्यावरण के संस्थापक भगवान केशवट कहते हैं कि इन परियोजनाओं पर एक छतरी के अंदर निगरानी हो, ये जल्द जरूरी है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत मुंबई शहर है और मुंबई शहर के कमिश्नर जो है वो उसके द नोडल ऑफिसर है, कोऑर्डिनेटर है, और इनका ये जिम्मेदारी होता है कि इस सभी डिपार्टमेंट को इकट्ठा लाके इसके ऊपर प्रभावी और अर्जेंट कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले, तभी मुंबई का हवा साफ होने के लिए काफी मदद हो सकता है। पिछली सर्दी की बात करें तो प्रदूषण के मामले में मुंबई दुनिया भर में दूसरे स्थान पर थी। इस साल अक्टूबर महीने में देखें तो करीब 14 दिन ऐसे रहे हैं जब हवा खराब से बेहद खराब श्रेणी में रही हो। BMC ने दावा किया है कि 30 एंटी स्मॉग गन को लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है ताकि वायु प्रदूषण को कंट्रोल में किया जा सके। कांग्रेस विरोध कर रही है और कह रही है कि महाविकास अघाड़ी के दौरान जो एक्शन प्लान था उसे अमल में लाया जाए। बिना किसी चुनी हुई पार्टी के चल रही BMC किस तरह से प्रदूषण को कंट्रोल में लाती है, अब ये देखना होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।
तो मुंबई में विचित्र स्थिति है जहां पर कि हवा की क्वालिटी लगातार ख़राब दिखाई दे रही है। हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुंबई के प्रभारी दीपक केसरकर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही सवाल पहला कि जहां दिल्ली की बात अमूमन की जाती थी कि दिल्ली में हवा ज़्यादा ख़राब होती, लेकिन दिल्ली की तुलना में मुंबई की हवा ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है, इसके पीछे आप क्या प्रमुख कारण मानते हैं? दो चीज़ें हैं। एक तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मुंबई में, मेट्रो का काम चल रहा है, कोस्टल रोड का काम चल रहा है, तो और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी बहुत चल रही है। तो इसकी वजह से जो धूलिकण जिसको बोलते हैं, मतलब फ्लोटिंग पार्टिकल्स, वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरी मुंबई का ये भी है कि यहाँ पे व्हीकलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत सारी मीटिंग्स हमने ली है और कुछ हम लोग इसके बारे में करना भी चाहते हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर आई हैड बीन टू लखनऊ टू सी दैट वहाँ पे एक प्रयोग ऐसे किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक एक इक्विपमेंट रहता है जिससे वो धूलिकण एक के साथ जुड़ जाते हैं और वो जमीन पे गिर जाते हैं। तो इसके बारे में फिर दूसरा ये है कि किसी किसी जगह पे एयर फिल्टर्स बिठाए जाते हैं जो हवा को खींच लेते हैं और इम्प्यूरिटीज उसमें से कम कर देते हैं। तो फिलहाल तो जो स्मोक गन्स रहती है जिससे ये फ्लोटिंग पार्टिकल्स नीचे आ सकते हैं, तो उसके बारे में कॉरपोरेशन ने एक टेंडर निकाला है। ठाणा में हमने लगाई थी पहले, तो अभी मुंबई में लगा रहे हैं जी वो भी जी। लेकिन दीपक जी, अगर हम दिल्ली से तुलना करें तो दिल्ली में कई परिस्थितियां अलग है। यहाँ पर वाहन की संख्या बहुत ज़्यादा है, लैंड लॉक्ड है यहाँ पर, और आसपास के जो राज्यों में पराली जलती है उसका भी धुआं यहाँ पहुँचता है, जिसके कारण दिल्ली की हवा बिगड़ती है। जबकि मुंबई जो है समुद्र के किनारे है, बारिश भी वहाँ पर खूब होती है। आपको क्या उम्मीद है इस बार की अगर हवा चलेगी समुद्र से तो थोड़ी हवा ठीक हो जाएगी? मुंबई में हमको एडवांटेज है कि यहाँ पे सी है, ब्रीज है, तो इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल तो ये जो अभी फॉग गन्स बैठ जाएगी उसका रिजल्ट क्या है वो देख के बाकी की टेक्नोलॉजीज है उसको भी अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आम लोगों की बात करें तो आपकी उनसे क्या उम्मीद रहेगी? आपको उनका किस तरह का सहयोग चाहिए? हाँ, लोगों से अपील तो करेंगे, लेकिन पहले ये जो कुछ प्रयोग हम लोग करना चाहते हैं जिससे ये पोल्यूशन कम हो जाए। फिर हमने एक मीटिंग जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी है, तो उनकी भी एक मीटिंग लगाई थी। और जो कंपनियां हैं वो CSR के माध्यम से भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, ऐसे मुझे लगता है। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन इट हैज कम डाउन, अगेन इट इज गोइंग अप, सो विल टेक इट वेरी सीरियसली एंड विल एक्ट अपॉन इट। बहुत बहुत हमारा कमेटी भी है, पावर कमेटी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी पूजा भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, अभी हम दीपक जी को सुन रहे थे, कह रहे हैं कि सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। जिस तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके पार्टिकल्स के चलते जो धूल में वो उनकी मौजूदगी है, ये हवा ख़राब हुई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मुंबई में इस तरह की हवा ख़राब हुई। आपका इंटरव्यू मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, उसमें भी वो पुष्टि कर रहे थे कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। इसी साल जनवरी में भी ये हुआ था कि 12 दिन तक लगातार दिल्ली की तुलना में मुंबई की हवा ख़राब रही थी। तो अब ये वहाँ पर एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी बिल्कुल अखिलेश, और जैसा कि मंत्री साहब कह रहे थे दीपक केसरकर कि एंटी स्मॉग गन यहाँ पर लाया जाएगा, जिस तरह से ठाणे ज़िले में, क्योंकि ठाणे ज़िले बहुत ज़्यादा प्रदूषित हम देखते आए हैं कई सालों से, और ख़ासतौर से सर्दी के समय में, तो नवंबर दिसंबर में ये हालात रहते हैं। बीते साल अगर आपको याद हो तो दिल्ली से कहीं ज़्यादा मुंबई की खबरें लगातार थीं सुर्खियों में। दिसंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक बहुत ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पर हवा में हमने देखा। मुंबई शहर में, दुनिया भर में आप देखें तो हम दूसरे स्थान पर थे मुंबई। तो उसको लेकर जब सवाल उठे थे उस समय से विपक्ष भी लगातार विरोध कर रहा था कि महाविकास अघाड़ी के समय एक एक्शन प्लान बनाया गया था, उसे क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया। एक साल अगर निकल चुका है, लगभग एक साल निकल चुका है, तो अभी तक क्या हुआ? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो आप स्पीड से अभी बढ़ता देख रहे हैं, वो लास्ट ईयर भी तस्वीरें कुछ वैसी ही थी। मुंबई के हर कोने में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेट्रो का काम, ब्रिज का काम, कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन, इन तमाम कंस्ट्रक्शन के बीच में जैसा कि मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि
इस बार जो बारिश है महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, वो 10 अक्टूबर को ही विड्रॉ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो जो ड्राई सॉइल है और कंस्ट्रक्शन का काम है तो उससे धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है और उस धूल को नियंत्रण में लाने में क्या किया गया। एक्सपर्ट्स ये साफ कह रहे हैं कि अगर आप देखें तमाम जो कंस्ट्रक्शन के काम है कोई एक संस्था नहीं कर रही है। अगर मान लीजिए कोस्टल रोड बीएमसी बना रही है तो राज्य सरकार की ओर से कहीं पर काम चल रहा है, उसी के साथ साथ कहीं एमएमआरडीए की ओर से काम चल रहा है। तो अलग अलग एजेंसियां, कहीं पर निजी कंपनियां हैं जो कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, जिनको टेंडर दिया गया है। तो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। एक अम्ब्रेला के अंडर इस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है और कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं देखा जा रहा है कि धूल को किस तरह से नियंत्रण में रखा जाए। तो इसको लेकर एंटी स्मॉग गन तो यहाँ पर बिठाने की बात हो रही है। वो भी जब खबरों में लगातार हम देख रहे हैं कि अक्टूबर महीने में ही 14 दिन करीब ऐसे रहे हैं कि जब हवा खराब से बेहद खराब श्रेणी में रही है। और अक्टूबर महीना ऐसे समय में आप देखें दिल्ली में जब टेम्परेचर डाउन है, यहाँ पर 34 से 36 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। बहुत ही गर्मी में लोग परेशान है, गर्मी को लेकर स्वास्थ्य की समस्याएं भी हो रही हैं। और ऐसे में अब प्रदूषण को लेकर जो समस्याएं हैं उनके हेल्थ इश्यूज लोगों में दिखने शुरू हो गए, लोग अस्पतालों में जाना शुरू हो चुके हैं। लास्ट ईयर भी यही तस्वीरें थी। तो नवंबर दिसंबर से जो तस्वीरें सामने आती थी, अब अक्टूबर में ही हम शुरुआती तौर पर ही देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है। और बीएमसी, सबसे पहला सवाल ये कि चुनी हुई पार्टी वहां पर नहीं है तो वहां पर दायित्व किसका है। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अगर बीएमसी काम कर रही है तो बीएमसी पर अगर ठीकरा भी हम फोड़ें तो सरकार वहां पर कुछ खास जवाब नहीं दे पाती है। तो लास्ट ईयर के अभी तक के कंपैरिजन में तस्वीर ज़्यादा नहीं बदली है। उसके पहले हम अक्टूबर महीने में ऐसा नहीं देखते थे। मौसम विभाग की ओर से ज़रूर कहा गया है कि हमने देखा है अक्टूबर में होते हुए, लेकिन उनके पास आंकड़ा या कुछ ऐसा डेटा नहीं था जहां हम इस्टेब्लिश कर सके कि अक्टूबर में भी इस तरह से पोल्यूशन ऊपर आए। नवंबर दिसंबर में हाँ, तस्वीरें ऐसी बिल्कुल रही हैं। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त है ब्रेक का। चुनावी मौसम में केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, वो भी पूरे 150 रुपये प्रति क्विंटल। अब रबी सीजन की कुल 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है, जिसमें जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम शामिल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देने की बात अपने वचन पत्र में कही है। हालांकि किसान दोनों को ही चुनावी फसल काटने की जुगत बता रहे हैं। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तकलीफ है आणि जिंदगी मरी जाओ। अभी अगले साल नानी की शादी करी थी, 2 लाख रुपये कर्जो में माथे 8 क्विंटल सोयाबीन हुई है। क्या करेंगे? लेवाड़ा चीज का टूटते नहीं। सरकार ने गेहूं के लिए नया समर्थन मूल्य तय कर दिया है। भोपाल से लगभग 180 किलोमीटर दूर आगर मालवा की कृषि मंडी में बुराई बांध गांव के धीरप सिंह मिले। 8 बीघा जमीन से 6 लोगों का परिवार पालते हैं। बिटिया की शादी के लिए 2 लाख का कर्ज लिया था। सोयाबीन से उम्मीद थी, नाउम्मीद हो गए। गेहूं का बीज अभी 4000 से लेकर 5000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। दवाई, कटाई और मजदूरी का खर्च अलग। बढ़ी कीमत का असर उनके आंसुओं ने बता दिया। 150 की बढ़त सुनने में अच्छी लगे, लेकिन किसान का गणित सुनिए। कहीं भी नहीं एरियो में कोई के लेन देन रहे तो वो तो पानी हट्टे बेचेगा, क्या सोसाइटी में गाँव देगा। 2 महीना में 1 महीना पैसा है, कहाँ तक इंतजार करेगा। जानते तो लाकड़ी मारू जाए, मशीन वाला का पैसा देना पड़े, दाटकिया का पैसा देना पड़े। हमारे तो एंड टू एंड बेचना पड़े। ये बनी 1500 के बीके तो देना पड़े। तो कितना रेट आपको चाहिए समर्थन? हमारे 3 से ऊपर बिकना चाहिए। 4000 तक गाँव चली जाए तो हमारे पूरे नहीं। गेहूं पर एमएसपी 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गई है, यानी 2125 के बजाय 2275। जौ में 115 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी 1735 से 1850 रुपये प्रति क्विंटल। चना 105 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा, यानी 5335 से 5440 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर 6000 से 6425, यानी 425 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों तिलहन 4450 से 4650, यानी 200 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त। वहीं कुसुम 5650 से 5800, यानी 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त। देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 9590 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है। उसके बाद 7150 हेक्टेयर से मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए देने का ऐलान किया है। हालांकि भोपाल के मिसरोद में जिन किसानों से हम मिले, उन सबको लगता है ये वोट की फसल काटने के लिए चुनावी ऐलान है। आजकल ऐसी हो गई है कि जो भी सरकार बिना लालच दिए तो राजनीति में आ ही नहीं पा रही है।
चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हर वर्ष 150 रुपये 25 रुपये बढ़ते हुए आए हैं, इस बार बड़ी 150 रुपये की बड़ी अमाउंट बढ़ाई है उन लोगों ने। वो तो चुनावी दौर है भैया, वो चीज़ें आप घोषणा करेंगे, उस पर अमल होता है नहीं होता वो बात का दौर है। बाकी 2125 रुपये जो है वो मूल फिक्स है। सरकार अगर सही फ़ायदा दे तो किसानों को बीमा भी मिलना चाहिए, किसानों को फ़ायदा खाद बीज में मिनिमम एक रेट मिलना चाहिए। रेट ही नहीं मिल रही है, खाद बीज महंगा होगा, फसल का दाम बढ़ा ही नहीं है। चुनावी फंडा है ये, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और जो कांग्रेस ने क्या वादा करा है? कांग्रेस ने 2700 का करा, कांग्रेस भी ऐसी है, कांग्रेस का भी कोई वो बड़ा वो नहीं है, वो भी चुनाव फंडे खेल रही है। चुनाव के बाद कोई पूछता ही नहीं है किसान को। लेकिन सरकार और विपक्ष के अपने तीर हैं, तर्क हैं। एमएसपी में बढ़ोतरी करने की मांग किसानों की कई सालों से थी और इसीलिए मतलब एमएसपी में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। किसानों के हित का ही निर्णय है, उसमें इलेक्शन का कोई विषय नहीं है। मतलब इलेक्शन तो मध्य प्रदेश में हो रही है, इलेक्शन राजस्थान में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, तेलंगाना में हो रही है, लेकिन ये पूरे देश के किसानों का विषय था और इसलिए पूरे देश के किसानों को एमएसपी बढ़ाने से फ़ायदा होगा। तो इसीलिए इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बार अचानक जो कल्चरल कैलामिटी होती है वो होती है, अचानक बारिश आता है, उसमें किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारों ने उसका सर्वे करके उनका जो सर्वे करके उनको मदद करनी चाहिए। और महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ था, महाराष्ट्र सरकार ने उनको मदद दी है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसानों को मदद की है। चाहे केंद्र हो या राज्य हो, अब किसानों के प्रति वो हमदर्दी दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का किसान यह नहीं भूला है कि 29,000 किसानों ने अब तक सरकार की किसान विरोधी नीतियों की वजह से, और यदि मैं बढ़कर यूं आगे कहूं कि किसान पुत्र शिवराज सिंह जी की नीतियों और कुनीतियों के कारण आत्महत्याएं की हैं, तो वो परिवार क्या सिर्फ एक एमएसपी बढ़ाने से उस गम को भूल जाएगा? सरकार किसानों के पसीने पर एमएसपी का निर्धारण करती है, लेकिन इसी पसीने की बम्पर कमाई भी उसे मिलती है। मसलन पिछले साल सिर्फ नवंबर तक 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात के लिए बंदरगाहों पर पहुंच गया था, जिसका मूल्य 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। जबकि 2021-22 के पूरे वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 1,76,000 मीट्रिक टन था, जिसकी कीमत 420 करोड़ रुपए थी। किसी भी राजनीतिक दल का भाषण किसानों के बगैर शुरू या ख़त्म नहीं होता, लेकिन तथ्य ये है कि चाहे कोई गेहूं को 2200 रुपये, चाहे कोई 2700 रुपये देने की बात कहे, लेकिन सालों पहले केंद्र और राज्य के बीच में ये समझौता हो चुका है कि अगर आप किसी भी फसल पर बोनस देंगे तो केंद्रीय पूल में ख़रीदारी कम हो जाएगी। किसान भी इसे समझता है, लेकिन चुनावी मौसम में अगर थोड़ी फसल कट जाए तो हर्जी क्या है, क्योंकि वैसे भी तो चुनाव के बाद किसानों को भाषणों तक ही सीमित रहना है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वर्ल्ड कप में भारत को बांग्लादेश के खिलाफ 257 रनों की चुनौती मिली है। हमारे सहयोगी विमल मोहन आपके साथ इस पर अधिक जानकारी लेकर आएंगे। नमस्कार, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और वर्ल्ड कप में भारत को बांग्लादेश के खिलाफ 257 रनों की चुनौती मिली है, चुनौतीपूर्ण स्कोर है और इसके साथ ही हार्दिक पांड्या को चोट लग गई है। ये एक और बड़ी खबर है और हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान क्रिकेट एक्सपर्ट सबा करीम साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो में। सबा, सबसे पहले बात ये, एक तो चैलेंजिंग टोटल है उसको बाद में करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या की चोट कैसी लग रही है बाहर से देख के, क्योंकि स्कैन के लिए भेजा गया है, और कितना मुश्किल होगा अगर वो वापस नहीं लौटते फील्ड पे? ज़्यादा गंभीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
मैं फिर से रिप्ले देख रहा था, उन्होंने अपने दायां पैर जो निकाला था उसमें लगता है कि बॉल लगी है, या फिर उसके बाद वो अपना शरीर का जो संतुलन है वो उनका ख़राब सा हो गया था, इसी वजह से वो गिर गए। तो उम्मीद यही है कि थोड़ी बहुत चोट लगी होगी तो जल्द से जल्द वो मैदान में वापस आ सकते हैं। आज मैच में आएंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है। स्कैन जनरली इस तरह के इंजरी में एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में कराया जाता है, ये चेक करने के लिए कि क्या कोई टेयर है कि नहीं, लेवल 1 टीयर है, ग्रेड 1 टीयर है कि ग्रेड 2 टीयर है, उसके बाद सही इलाज किया जाता है। तो होपफुल हूँ मैं भी विमल के ज़्यादा गंभीर चोट ना लगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए। वो एक तरह से पूरी टीम को उसको संतुलन प्रदान करते हैं, उसके वजह से एक 6 बॉलिंग ऑप्शन के रूप में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है भारत को, एक गेंदबाज के रूप में भी और एक बल्लेबाज के रूप में भी। तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ, अभी मैं आगे सोच नहीं रहा हूँ कि अगर वो टूर्नामेंट से बाहर अगर हो जाते हैं तब उनकी जगह कौन ले पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर अगर 1 या 2 मैच के लिए बाहर हो जाते हैं तो हमारे पास कई सारे विकल्प हैं 15 में। आप सूर्य कुमार यादव को टीम में ला सकते हैं और फिर टीम आगे भी अच्छा कर सकती है। एज अ जर्नलिस्ट तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनका कोई रिप्लेसमेंट क्या होगा, अगर कोई आता भी है तो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, क्योंकि मुझे लगता है बाकी टीम और इंडियन टीम में सबसे बड़ा फर्क हार्दिक पांड्या है, जो कि एक बैलेंस की तरह से बैटिंग और बॉलिंग के बीच का एक जो बैलेंस है, फिनिशर का भी रोल अदा कर सकते हैं, ज़रूरी जो ओवर्स हैं, जो मिसिंग लिंक होता है वो ओवर करते हैं। इसके अलावा 257 उन्होंने बहुत शानदार शुरुआत की, मतलब 93 आप बना रहे हैं इतने अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट में पुणे में, और लगा कि स्कोर और भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन 257 आपको लगता है एक चैलेंजिंग टोटल है इंडिया के लिए? चैलेंजिंग तो नहीं है, पर स्कोर ऐसा है जहां पर थोड़ी बहुत समझदारी के साथ भारतीय टीम को बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो बॉलिंग अटैक है वो निर्भर करता है कंडीशन के ऊपर भी विमल। यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत मदद मिलेगी अंडर लाइट्स तब हो सकता है थोड़ी परेशानी हो या फिर कठिनाई हो सकती है भारतीय टॉप बैटर्स को। पर अगर इनिशियल स्पेल भारत ने खेल लिया पहले का 10 या 11 ओवर, वहाँ पर अगर विकेट नहीं गिरे या फिर अगर एक विकेट भी गिरता है तब भी बहुत आसानी से भारत ये स्कोर चेस कर सकता है, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। पर आपने सही कहा कि 256 जो बनाया है बांग्लादेश ने, जिस तरह की शुरुआत मिली थी, कम से कम 35-40 रन उनको और बनाने चाहिए थे। तो मध्य क्रम थोड़ा लड़खड़ा गया बीच में, जब जडेजा और कुलदीप यादव ने गेंदबाजी शुरू की, वहाँ पर जो रन रेट है वो भी नीचे आ गया, दबाव बढ़ता गया और इसी कारण से विकेट गिरते गए। शाकिबुल हसन इस टीम में नहीं है, उसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ रहा है बांग्लादेश टीम को। और उसके साथ साथ इसके बारे में मैंने 1-2 बार चर्चा भी की है कि मुशफिकुर रहीम ने 38 रन बनाए, अगर उनको और ऊपर भेजा जाता बल्लेबाजी करने के लिए तो उनके पास वो अनुभव है कि और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते थे। महमूदुल्लाह ने अंत में अच्छी बल्लेबाजी की, उनका रोल मुझे लगता है कि बदल सा गया, अब उनको एक फिनिशर के रोल में अब बांग्लादेश टीम इस्तेमाल कर रही है, तो उस लिहाज से उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 40 रन उन्होंने बनाए। पर अंत में 35-40 रन मुझे लगता है कम है। 30-35 रन अगर और बना लेता बांग्लादेश तो फिर बात कुछ अलग होती है, तब हम लोग ये कह सकते थे कि स्कोर थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन है चेस करना यहाँ पर भारत के लिए। अच्छा, भारतीय गेंदबाजी के लिहाज से देखें तो एक अच्छा, फिर उन्होंने एक टेम्पलेट सेट किया है पूरे टूर्नामेंट में, एक अच्छा उन्होंने प्रदर्शन करके बैट्समैन को सेफ जोन में रखा है। लेकिन हार्दिक पांड्या, जैसा कि आप कह रहे थे, इस मैच में अगर नहीं लौटते हैं कितना प्रेशर होगा टॉप पे? जैसे मैं पहले भी कह रहा था, सेम अप्रोच, अटैकिंग अप्रोच के साथ जाएंगे रोहित शर्मा वगैरह जिस फॉर्म में है, या फिर एक और बल्लेबाज आपका नीचे नहीं है, तभी आप शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं, आपको अवॉर्ड ऑफ कॉशन के साथ जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि भारत इसको फेज़ वाइज देखेगा। ये नहीं है कि पहले से आपने सोच लिया है कि नहीं अब चूँकि मेरे पास हार्दिक पांड्या नहीं तो मुझे थोड़ा और समझदारी के साथ या पर संभल कर खेलने की ज़रूरत है। उस प्रकार की सोच नहीं है भारतीय टीम में। उनको लगता है कि फिर 15 से जैसे पावर प्ले है, 10 ओवर खेल लेते हैं, 10 ओवर में जितने रन आएंगे आसानी से, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 10 ओवर्स क्या करना है, और यही भारत आज करने का प्रयास करेगा। हार्दिक पांड्या नहीं है, इसी वजह से मैंने कहा कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं है उस हिसाब से अगर 25-30 रन और बना लेता बांग्लादेश तब दबाव हो सकता बढ़ता भारत के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन अभी तो कोई दबाव बढ़ा नहीं है, अभी तक भारत ने कोई विकेट नहीं गंवाया, दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है। उम्मीद करते हैं सिलसिला जारी रहेगा और एनडीटीवी इंडिया पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं छोटा सा नक्सली असर वाले गढ़चिरौली जिले में एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। 2 महिलाओं ने मिलकर 20 दिन में घर के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 3 अब भी बीमार हैं।
पुलिस के मुताबिक घर के सदस्यों में पहले फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखे, फिर उनकी मौत हो गई। शक होने पर जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि घर की 2 महिलाओं ने ही सभी को धीरे धीरे करके जहर दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गढ़चिरौली में अहेरी तहसील की महागांव में मातम पसरा है। 20 दिन में कुंभारे परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो चुकी है। जो बचे हैं उनमें से भी 3 बीमार चल रहे हैं। परिवार के मुखिया शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे की 20 सितंबर को तबीयत खराब हुई और 27 सितंबर तक दोनों की मौत हो गई। इसी बीच उनकी 2 बेटियों कोमल दहागांवकर, आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े और छोटे बेटे रोशन कुंभारे की भी तबीयत खराब हुई। अगले कुछ दिनों में उन तीनों की भी मौत हो गई। गढ़चिरौली पुलिस के मुताबिक सभी को शुरू में फूड पॉइजनिंग के लक्षण थे, इसलिए डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक ही तरह की बीमारी से होने वाली मौतों पर पुलिस को शक हुआ और उसने जांच के लिए 4 टीमें बनाई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसके शक की सुई घर के ही बहू संगमित्रा और पड़ोस में रहने वाली रिश्तेदार रोजा रामटेके पर जाकर टिक गई थी, क्योंकि घर में होने वाली रहस्यमयी मौतों पर दिल्ली से घर आया बड़ा बेटा और बाकी सदस्य तो बीमार हो गए, लेकिन संगमित्रा एकदम स्वस्थ थी। तपास में ऐसा निष्पन्न हो रहा है कि घर की 2 महिलाओं ने, जो एक नई शादी हुई थी संगमित्रा कुंभारे नाम है और दूसरा उनकी दूसरे रिलेटिव रोज़ा रामटेके, दोनों ने मिलकर के घर के सभी लोगों को पॉइजन करने की कोशिश की। एक हेवी मेटल पॉइजन यूज़ किया, किसी को नॉनवेज में, किसी को दाल में और किसी को पानी में मिला करके पॉइजन दे करके। पुलिस के मुताबिक संघमित्रा ने अपने पति रोशन को भी नहीं छोड़ा, जबकि उसने अपने माता पिता के विरोध के बावजूद रोशन से शादी की थी। संघमित्रा बीएससी एग्रीकल्चर में जिले में टॉपर रह चुकी है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने गूगल पर सर्च कर पानी में घुलने वाला खास जहर का पता लगाया और फिर साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। संघमित्रा कुंभारे जो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी, उसके पिताजी ने 5 महीने पहले सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड रह रही थी और उसके घर वाले, ससुराल वाले उसको बहुत तकलीफ दे रहे थे। उसके पति भी उसके साथ मारहान कर रहा था। इससे त्रस्त होकर के उसने इनको जान से मारने की ऐसी नियोजन की। और दूसरी जो एक्यूज है रोजा रामटेके, उसकी इन्हीं लोगों के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही थी 4 एकड़ की पूर्वजों की संपत्ति को लेकर के, और उसमें उसने पूरे परिवार को एलिमिनेट करने के लिए दोनों ने मिलकर के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की और सभी लोगों को ड्रग करके उनको हत्या की। पुलिस ने दोनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि हत्या को अंजाम देने के लिए जहर पड़ोसी राज्य तेलंगाना से मंगाया गया था। जहर किसने और किससे लिया और कैसे लाया, पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है। गढ़चिरौली से नरेश सहारे और मुंबई से कैमरामैन परेश भोजने के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति से बात की है। पीएम मोदी ने इस बातचीत में आम नागरिकों की मौत पर अफसोस भी जताया है। साथ ही भारत की ओर से मानवीय मदद जारी रखने की बात भी पीएम मोदी ने कही है। उन्होंने ये भी लिखा है कि आतंकवाद, हिंसा और जिस तरह के सुरक्षा हालात वहाँ पर लगातार बिगड़ रहे हैं, उसे लेकर भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही भारत ने जो इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक स्टैंडिंग प्रिंसिपल स्टैंड पोजीशन रही है भारत की, उसको दोहराया है। पीएम मोदी ने ये ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है। कहा है कि मैंने पैलेस्टीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास साहब से बात की है और जो अल अहिली अस्पताल गजा में जिस पर की बमबारी हुई थी और उस पर चिंता अपनी व्यक्त की है, वहाँ पर जो नागरिकों की मृत्यु हुई है उस पर अपनी दुख और चिंता व्यक्त की है। बात कर लेते उत्तर प्रदेश की, जहां पर डेंगू बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक 18,261 मामले सामने आए हैं और वहां पर 9 लोगों की जान चली गई है। कल 669 मामले सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या है कारण, कितने हैं मामले बढ़ चुके हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक लगभग टोटल 18,000 से ऊपर मामले दर्ज हो चुके हैं डेंगू के अंदर, जिसके अंदर डेथ्स जो हैं लगभग 8 से 9 के आसपास हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। इनमें से आते हैं लखनऊ, अलीगढ़ और कई सारी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जिसमें से लखनऊ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। लखनऊ के अंदर एक दिन के अंदर लगभग 80 से 85 डेंगू केसेस का देखा। ऑन एन एवरेज इनका पर डे एवरेज जो है वो 30 से 35 का है लखनऊ का। इससे पहले जो है डेंगू के केसेस का राइज जो है सितंबर से बढ़ते आ रहा है और सितंबर से पहले जो एक एवरेज था लखनऊ शहर की अगर हम बात करें तो दिन का 1 से 2 केसेस का एवरेज था। अभी तक लखनऊ में डेंगू को लेकर लगभग 2 डेथ हो चुकी हैं
पर कारण क्या है, क्यों इतने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं? तो मेडिकल डिपार्टमेंट का कहना ये है कि अराउंड सितंबर के बीच के आसपास उन्होंने डेंगू के लिए एक पोर्टल बनाया, जिसके अंदर उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट के सारे अस्पतालों को बोला कि वो एवरी डे अपनी डेंगू के टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करें। तो केसेस ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं, है ना, जो कि पहले दर्ज नहीं होते थे। तो अब केसेस ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स रिकॉर्ड के अंदर जो है ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। पर अगर हम जहाँ डेथ की बात करें तो अभी तक जो टोटल डेथ हुई है वो लगभग टोटल 9 डेथ हुई हैं अभी तक 2023 के अंदर डेंगू को लेकर, जिसके अंदर लखनऊ के अंदर 2 हैं। अगर हम डेली केस की बात करें तो पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन के अंदर कल जो है 699 यानी कि लगभग 700 केसेस रजिस्टर हुए हैं। अब सरकार जो है, मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, वो इसको लेके अभियान भी साथ के साथ चला रही है। उन्होंने काफ़ी सारे अभियान चलाए हैं। वो जा के घर घर जो है अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, सफाई रखने के लिए बोल रहे हैं। इनफैक्ट जहाँ झाड़ियाँ हैं उनको साफ़ करवा रहे हैं, घर घर में उसके दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप जो हैं इसके अंदर अपने घर के अंदर सफाई रखें, गंदा पानी हटवाएं अपने घर से अंदर। तो साथ ही के साथ प्रयास भी पूरा जारी है। मगर बात यह है कि डेंगू के केसेस दरअसल बढ़ते जा रहे हैं और कई हेल्थ एक्सपर्ट का कहना ये भी है कि जैसे ही सर्दी कम होगी वैसे ही ये केसेस भी कम हो जाएंगे। अभी ये सीजनल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये सीजनल है और ये धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। कैमरा पर्सन विनीत के साथ तनिष्क पंजाबी, लखनऊ से। तो देश की बात में इतना ही। नमस्कार।